हाँ जी। अब ये कुल मिलाकर के बात यहां तक पहुंची है कि एन एटम्स है आपके पास आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंसी शेल में कुल मिलाकर के 8 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 2 वैकेंसीज है कहाँ से आई है, 3s ऑर्बिटल से आई है। 6 वैकेंसीज कहाँ से आई है, 3p ऑर्बिटल में से आई है। 2 वैकेंसी सारी भरी हुई है, सब में इलेक्ट्रॉन्स हैं जो s ऑर्बिटल से आई हैं। 6 वैकेंसी जो p ऑर्बिटल से आई हैं, इनमें दो दो इलेक्ट्रॉन है हर एटम के, तो 2 वैकेंसीज फिल है, 4 वैकेंसीज एम्प्टी हैं। कुल मिलाकर के ये हिसाब बना क्या कि वैलेंसी शेल, सिलिकॉन के वैलेंसी शेल में n एटम्स के लिए टोटल वैकेंसीज 8n है, जिसमें से 4n भरी हुई है और 4n एम्प्टी है। अब ध्यान रखिएगा कि ये जो एनर्जी लेवल हमने बनाया है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स की बात करी है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे एटम अपने आप में इंडी आइसोलेटेड थे। आइसोलेटेड एटम्स के लिए ये बनाया हुआ है। लेकिन अगर एटम्स एक दूसरे से आइसोलेटेड नहीं है और एक दूसरे से इन्फ्लुएंस में है, अगर एटम्स एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में है, तो फिर क्या होता है, फिर बहुत बड़ा चेंज आ जाता है इसमें, बहुत बड़ा चेंज आ जाता है इस एनर्जी लेवल डायग्राम में। ठीक है, ये एटम्स हैं। ठीक है, ये एटम्स हैं और सारे के सारे एटम्स एक दूसरे से नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर है, यानी कि ईच एटम इज इन आइसोलेटेड स्टेट। ये एटम्स है, हर एटम अपने आप में एक आइसोलेटेड स्टेट में है, एक दूसरे से इन्हें कोई मतलब नहीं। ठीक है जी। अब इन एटम्स के लिए, इन 5 एटम नहीं है, ये कितने एटम्स हैं ये आपके, ये एन एटम्स, हम एन एटम्स की बात कर रहे हैं। एन एटम्स के लिए बात कर रहे हैं, तो एन एटम्स के लिए, इन एटम्स के लिए अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या बनेगा, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। एक ही ग्राफ है यहाँ, और इस ग्राफ में ही सारा चैप्टर कवर अप हो जाता है। ये मैंने एक्स एक्सिस पर ली है एनर्जी, और वाई एक्सिस पर ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर ले रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन एटम्स, और वाई एक्सिस पर एनर्जी, क्योंकि एनर्जी लेवल डायग्राम है हमारा। वाई एक्सिस पर एनर्जी, एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स। ठीक है जी। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम डिस्टेंस एक्सिस पर यहाँ है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक्सिस पर यहाँ है। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है तो सब एक दूसरे से आइसोलेटेड है, एक दूसरे से कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना ये इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है और ना ये एटम इन सबके इन्फ्लुएंस में है, ना एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ना एक दूसरे से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो फिर सिंपल सी बात है, आपका एनर्जी लेवल डायग्राम क्या बनेगा, वही बनेगा जो अब तो पहले बनाया हमने। क्या बनाया है, कौन सा बनेगा एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम ये बनेगा कि 1s ऑर्बिटल होगा, फिर क्या होगा, 2s ऑर्बिटल होगा, और इसके ऊपर ठीक क्या होगा, 2p ऑर्बिटल, फिर क्या बनेगा आपका, फिर क्या बनेगा, 3s ऑर्बिटल, और फिर इसी के ऊपर क्या बनेगा, 3p ऑर्बिटल। एन एटम्स के लिए बना रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ये एन लाइंस हैं, ये एक लाइन नहीं है, ये कितनी लाइन है, अगर 1 लाख एटम के लिए तो 1 लाख लाइंस हैं, 1 लाख लाइंस हैं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही है। ठीक है,
डी। सी। ठीक है। अब आपने क्या काम किया, यहां इन एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये ग्रेटर देन सी है। सी डिस्टेंस मैंने यहाँ एक्स एक्स पर बनाया है, ग्रेटर देन सी डिस्टेंस है ये वाला डिस्टेंस। समझ गए? एटम्स के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ग्रेटर देन सी डिस्टेंस है। जो सी डिस्टेंस हमने यहाँ ग्राफ पर बनाया है, और ये सी डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस है? नॉन इंटरएक्टिंग डिस्टेंस है, एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रहे। अब आप इन एटम्स को थोड़ा सा पास ले आए, इन एटम्स को थोड़ा सा आप पास ले आए। ठीक है। अब ये सारे के सारे एटम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लगे, एक दूसरे के साथ अब ये इंटरेक्टिंग कंडीशंस में आ गए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लगे। तो एक दूसरे के साथ जब ये इंटरेक्ट करने लगे तो अब क्या होगा? अब बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। होता क्या है, जब एटम्स एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं, जब एटम्स एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं तो क्या होता है, एक एटम का न्यूक्लियस, दूसरे एटम का न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ आपको पता है क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इनमें आपस में इंटरेक्शन होने लगता है, इनमें आपस में इंटरेक्शन होने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये न्यूक्लियस से अटैक करता है, ये वाला न्यूक्लियस से अटैक करता है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस न्यूक्लियस का तो खैर हम इंटरेक्शन का मतलब ही नहीं, हमें तो इलेक्ट्रॉन्स पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उससे क्या होता है, उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझना। उससे हुआ ये कि ये कुछ एटम्स के 3s ऑर्बिटल्स की एनर्जी बदल गई, उतनी नहीं रही जितनी थी कब, जब ये आइसोलेटेड स्टेट में थे, उतनी नहीं रही, उससे कुछ डिफरेंट हो गई, उससे कुछ डिफरेंट हो गई। कब? जब एटम्स के बीच का डिस्टेंस सी से कम हुआ। सी डिस्टेंस तक तो एक दूसरे के इंटरेक्शन में नहीं थे, आइसोलेटेड थे। जब सी से कम हुआ तो अब फिर से आप एन नंबर ऑफ एटम्स के लिए आप ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या देखना, कि किसी एटम की लाइन तो वहीं आ रही है जहां थी, किसी एटम की लाइन आ रही है इससे ऊपर, किसी एटम की लाइन आ रही है इससे नीचे। पी ऑर्बिटल में किसी एटम की लाइन तो वहीं आ रही है, किसी की उससे ऊपर आ रही है, किसी की नीचे आ रही है, किसी के, मतलब अब क्या हुआ, जो एन लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही थी, अब उनका ओवरलैपिंग कम हो गया, उनका ओवरलैपिंग भंग हो गया, होने लगा। लेकिन यहां वाले की बात क्या होगी, यहां वाले, क्योंकि ये तो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, इन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अब भी वही रहेगी जो रहे, जो थी आइसोलेटेड स्टेट में। लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी लेवल में चेंज होना शुरू होगा, क्योंकि इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप थोड़ा सा और पास लाए तो पता लगा कि ओवरलैपिंग अब और घट गई, यानी कि बढ़ गया, फैल गया, स्प्लिट हो गया। पहले एन लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप थी, फिर उनमें से एन लाइंस में से कुछ बाहर निकली और ज्यादा बाहर निकल गई। एन लाइंस ओवरलैपिंग थी, कुछ लाइन इधर उधर ऊपर नीचे गई, एनर्जी लेवल कुछ चेंज हुए, आप और पास लेकर आए तो आपका एनर्जी लेवल और ज्यादा चेंज हो गया। यानी वही लाइन से है अभी, जो पहले ओवरलैप कर रही थी अब वो ओवरलैप नहीं कर रही, कुछ ओवरलैप कर रही है, कुछ नहीं कर रही, कुछ ओवरलैप कर रही। मैं जानबूझकर पेंसिल से बना रहा हूँ क्योंकि, चलो मैं पेन से बना दूं इसको, बॉल पेन से बना दूं। कुछ लाइंस यहाँ ओवरलैप कर रही है, कुछ नहीं कर रही, कुछ कर रही है, कुछ नहीं कर रही, कुछ कर रही, कुछ नहीं कर रही, कुछ और ज्यादा लाइंस अब ओवरलैपिंग से बाहर निकल गई। कब? जब आप और पास लाए, आप और पास लाए तो पता लगा कुछ और लाइंस की एनर्जी और डिस्टर्ब हो गई, और ये और एक दूसरे से बाहर निकल गई, एक दूसरे से बाहर निकल गई। ठीक है।
पहले मैं एक पेंसिल से रफ डायग्राम से ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि डायग्राम फिर बहुत सारे बन जाएंगे नहीं तो। आप और पास लाए तो एनर्जी लेवल्स और ज्यादा दूर दूर जाने लगे, और पास लाए तो एनर्जी लेवल्स और ज्यादा दूर दूर जाने लगे। एक कंडीशन ऐसी आ गई कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की, कुछ एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की 3p एनर्जी लेवल घट करके उतना हो गया जितना पहले आइसोलेटेड में 3s वाला था। कुछ 3s ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ करके उतनी हो गई जितनी आइसोलेटेड स्टेट में कितनी होती थी, 3p वाले की। मतलब अब ये सारे के सारे लाइंस एक दूसरे से मिल गई। अब ये पता ही नहीं चल रहा, अब पता ही नहीं चल रहा कि इनमें से कौन सी वाली लाइन 3p ऑर्बिटल में से आई है और कौन सी लाइन 3s ऑर्बिटल में से आई है। इतनी ज्यादा एनर्जी का डिस्टॉर्शन हो गया, वर्ड हम यूज कर रहे हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन, गड़बड़ हो गई एनर्जी के साथ में। ये एक सर्टेन डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, जब ये सारे के सारे एटम्स एक दूसरे से बी डिस्टेंस पर थे, जब ये सारे एटम्स एक दूसरे से बी डिस्टेंस पर पहुंचे तो क्या हुआ कि अब 3s ऑर्बिटल्स वाले भी सारे के सारी एनर्जी लेवल्स और 3p वाले सारे एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के साथ में मिल गए। यानी जो एन लाइंस थी, जो एन लाइंस थी वो इतनी ज्यादा ऊपर नीचे हो गई उसकी एनर्जी कि ये सब अलग अलग हो गए। अब पता ही नहीं, कुछ नहीं पता कि इसमें से कौन सी लाइन, ये वाली लाइन एस ऑर्बिटल की, या ये किसी इलेक्ट्रॉन के, किसी एटम के पी ऑर्बिटल की एनर्जी घटते घटते इतनी हो गई। कुछ नहीं कहा जा सकता। हम बस ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में कुल मिलाकर 8n वैकेंसीज हैं, उसमें से कुछ नहीं पता कौन सी पी वैकेंसीज है, कौन सी पी ऑर्बिटल की, कौन सी एस की है। और इस 8n में से 4n भरी हुई, 4n खाली है। ठीक है। उसके बाद जब आप एटम्स को और पास लेकर आते हैं, एटम्स को और पास लेकर आते हैं तो कुछ और कंडीशन बनती है। क्या कंडीशन बनती है कि अब वापस ये एनर्जी लेवल स्प्लिट होने शुरू हो जाते हैं। ये एनर्जी लेवल्स वापस क्या हुए, स्प्लिट होने शुरू हो गए, वापस अलग अलग होने शुरू हो गए, क्योंकि न्यूक्लियस का भी इफेक्ट आने लगता है और दूसरे इफेक्ट भी आने लगते हैं। तो जो एनर्जी लेवल्स एक दूसरे के साथ मिले हुए थे वो फिर से क्या होने लगे, वो फिर से अलग होना शुरू हो गए। ये वही है ए जिसे हम कह रहे थे एन एटम्स की लाइंस, वही लाइंस है ये, जो एटम्स की अलग अलग लाइंस यहाँ सब ओवरलैप करके सिर्फ एक लाइन दे रही थी, वो एन लाइंस अलग अलग हो गई। आपने पास लाए, मिल गई, और पास लेकर आ रहे हैं, और पास लेकर आ रहे हैं, और पास लेकर आ रहे हैं, जब तक इनके बीच का डिस्टेंस ए हुआ, एटम्स के बीच का डिस्टेंस, तब तक क्या हुआ, तब तक ये एनर्जी लेवल्स फिर से अलग अलग हो गए। अब हम ये कहेंगे कि कुल मिलाकर के 8n एनर्जी लेवल्स हैं, उनमें से जिसमें जिनकी एनर्जी कम थी, यहां इलेक्ट्रॉन आकर एडजस्ट हो गए, ये वाले लोअर 4n आपके फिल्ड अप हो गए और ऊपर के 4n आपके अभी भी खाली पड़े हुए हैं। कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनाइए। सर ये स्ट्रक्चर बना, यहां सारे के सारे लाइंस आपस में मिल गई, सर ये हमें नहीं कैसे हो पता रहा कि है कौन सा पी सर ऐसा ऑर्बिटल हो की, क्यों कौन रहा सी है? एस ऑर्बिटल की है। उसके बाद जब आप एटम्स को और पास लेकर आ रहे हैं तो और पास लाते लाते अब आपका क्या हुआ, अब आपका और ज्यादा फिर से एनर्जी लेवल्स स्प्लिट होने लगे। क्यों, क्योंकि जो पता चला यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जगह खाली पड़ी लोअर एनर्जी लेवल पर, तो इलेक्ट्रॉन उतर कर नीचे आ जाएगा। ये 8n एनर्जी लेवल्स, वो 8n एनर्जी लेवल्स में से 4n एनर्जी लेवल्स हैं जो पूरी तरह से भरे हुए हैं, और ये 4n एनर्जी लेवल्स हैं जो बिल्कुल खाली भरे पड़े हुए हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल है जो पूरी तरह से भरे हुए हैं, इसे हम बोल देते हैं
वैलेंसी बैंड। और ऊपर के 4 एनर्जी लेवल्स जो बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स, कोई इलेक्ट्रॉन यहां नहीं है, इन्हें हम बोलेंगे कौन सा? कंडक्शन बैंड। और इन दोनों कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड के बीच में एक स्पेस ऐसा आता है कि यहां इलेक्ट्रॉन नहीं रुक सकता कोई भी। इस इसको हम बोलते हैं एनर्जी गैप। वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच वो छोटा सा एक गैप जहां इलेक्ट्रॉन रुक नहीं सकता, या तो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में रहेगा लोअर एनर्जी लेवल पर, या उसे एनर्जी मिल गई सफिशिएंटली लार्ज तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाएगा हायर एनर्जी लेवल पर, बीच में नहीं रुक सकता। ये हमारा कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा एनर्जी गैप। और इस ए डिस्टेंस होने तक, ए डिस्टेंस आने तक, एटम्स के बीच में डिस्टेंस जब घटते 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 ए हो गई, तो ए डिस्टेंस पर आकर के, एट डिस्टेंस ए डिस्टेंस पर आकर क्या हुआ? ए डिस्टेंस पर आकर के ये सॉलिड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया। ये सॉलिड क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक सॉलिड पीस ऑफ सिलिकॉन बन गया। देखो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स पर ज्यादा इफेक्ट होता है, उन पर ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, जबकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट के कारण अभी भी अनडिस्टर्ब्ड बने रहते हैं। इनकी एनर्जी में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता क्रिस्टल तक। यहां जब डी डिस्टेंस था दोनों के बीच में, दोनों एटम्स के बीच में डी डिस्टेंस था, एक दूसरे से नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पे थे, तो ये पूरा का पूरा सिलिकॉन वेपर स्टेट में था। ये वेपर स्टेट में था, आपने एटम्स के बीच डिस्टेंस और कम करा, कम किया, लिक्विड स्टेट में आ गया, और सॉलिड स्टेट में जमने तक एक दूसरे को ये इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करने लगते हैं कि अब 3s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहता। अब बहुत सारी लाइंस मिलती हैं, हमें नहीं पता कि ये वाली लाइन 3s ऑर्बिटल में से ही आई है या ये लाइन 3p ऑर्बिटल की है, ऐसे ही ऊपर से हम कह सकते हैं। तो ना तो ये s ऑर्बिटल रहा ना ये p ऑर्बिटल रहा, बल्कि अब हम इन्हें क्या कहेंगे? यहाँ सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल है, तो इसलिए से हम क्या कहेंगे? वैलेंसी बैंड। बैंड इसलिए बोला ना क्योंकि झुंड बन गया है, ये बहुत सारी लाइंस का झुंड बना हुआ है, इसलिए हम इसे बैंड बोलेंगे। एक सिंगल लाइन नहीं है, ग्रुप है, ग्रुप ऑफ लाइंस है, तो इसलिए बैंड बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले हाई एनर्जी लेवल में खत्म हो गए, बिल्कुल ही नहीं रहा, इसे हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो अब हम ये कहेंगे कि वैलेंसी बैंड में कितनी वैकेंसीज है? 4n वैकेंसीज हैं वैलेंसी बैंड में, सबकी सब भरी हुई। 4n वैकेंसीज हैं कंडक्शन बैंड में, सबकी सब बिल्कुल खाली पड़ी हुई, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। ये बात कर रहे हैं हम कब, कहां? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। तो एट 0 केल्विन 4n कौन सा? वैलेंसी बैंड में कितनी वैकेंसीज हैं? 4n वैकेंसीज हैं, और ये सब के सब क्या है? ये सब की सब फील्ड है। कंडक्शन बैंड में कितनी वैकेंसीज है? कंडक्शन बैंड में 4n वैकेंसीज है, और ये पूरी तरह से क्या है? खाली पड़ा हुआ है। कब? जबकि ये आपका एक स्टेबल सॉलिड स्ट्रक्चर इसने बना लिया। जब एक स्टेबल सॉलिड स्ट्रक्चर बना लिया, पूरा क्रिस्टल बन गया, एक सॉलिड पीस ऑफ सिलिकॉन की फॉर्म में आ गया, तब उसके बाद तब उसके अंदर कंडीशन ये बनेगी, n नंबर ऑफ 1s ऑर्बिटल होंगे, n नंबर ऑफ 2s ऑर्बिटल, n नंबर ऑफ 2p ऑर्बिटल्स। लेकिन 3s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल एक दूसरे को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, सारे एटम्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करने लगते हैं कि अब इस शार्प डिस्क्रीट लाइंस नहीं रही, बल्कि किसी एटम की एनर्जी ये है, किसी एटम की एनर्जी ये है, किसी एटम की एनर्जी है, किसी एटम की एनर्जी है, किसी की ये, किसी की ये, किसी की ये। लेकिन उसमें से भी जो लोअर एनर्जी लेवल है, सारे इलेक्ट्रॉन्स उतर करके हाई एनर्जी लेवल से नीचे उतर करके लोअर एनर्जी लेवल पर ऑक्युपाई हो गए, जिसे हम बोलते हैं वैलेंसी बैंड। वैलेंसी बैंड पूरी तरह से फिल्ड है, 4n वैकेंसीज है, पूरी तरह से फिल्ड है, कंप्लीटली फिल्ड बोलेंगे इसे हम, क्या बोलेंगे? कंप्लीटली फिल्ड। लेकिन कंडक्शन बैंड जो इसके ऊपर की
फोर एन हायर स्टेट, हायर एनर्जी लेवल थे जहां से इलेक्ट्रॉन खत्म होकर नीचे आ गए, ये पूरी तरह से खाली है, तो हम इसे बोलेंगे इट इज कंप्लीटली एम्प्टी, कंप्लीटली एम्प्टी। लेकिन किस कंडीशन में है ये? 0 केल्विन पर, एट एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर पर ये कंडीशन बनने वाली है। एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर से ऊपर क्या होगा, ये कल डिस्कस करेंगे।